एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत आपका सच की कसम में। आज सच की कसम में मौजूद है आपके प्रति अपनी जवाबदेही तय करने के लिए राकेश तेजपाल, सोशल एक्टिविस्ट और नेशनल प्रेसिडेंट यूनियन फॉर सिविल लाइबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। जितना बड़ा नाम उतने बड़े कारनामे, उतनी बड़ी सोच, और ये सोच उनको उनके अपनों की दी हुई है। ब्रेक से पहले आपसे एक वादा किया था, अक्सर लोग इंसाफ मांगने आते हैं, अक्सर लोग लड़ाई लड़ने आते हैं, लेकिन कई बार लड़ाई लड़ने वालों का मकसद अलग होता है। सवाल तेजपाल जी आपसे कर रहा हूं, तेजपाल जी को कभी गुस्सा नहीं आता, ऐसा आपने कहा, दिखता भी है, लेकिन याद कीजिए जब आपके सामने एक लड़की बार बार इंसाफ मांग रही थी, लेकिन आपने उसकी नीयत में ही खोट देख ली। जवाब आपको ही देना होगा। जी ऐसा था कि एक सुबह मेरे घर के बाहर एक छोटा सा वरांडा है। उस वरांडे में एक लड़की, उसने एक छोटा सा बच्चा उठाया था और उसके पिताजी, ये तीन आ गए। इन्होंने घंटी दबाई, हम बाहर निकले तो ये लड़की, मुझे लगा कि ये कुछ कहना चाहती है। मैंने उससे पूछा भाई क्या बात है? वो कहने लगी कि मेरे साथ बलात्कार हो गया। अच्छा, उसने छोटा सा बच्चा भी उठाया था, मैंने बताया, जो 3-1 महीने का था। तो मेरे पीछे पीछे मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि, वो भी आ गई। अच्छा, मैं सुन रहा था उसकी बात कि बलात्कार कैसे हुआ। इतनी देर में मेरी धर्मपत्नी ने मुझे इशारा किया। मैंने कहा भाई क्या बात है? तो कहने लगी इसने तो बच्चा उठाया है, ये कैसे बलात्कार का इल्जाम लगा रही है? तो मैंने जब ध्यान से देखा तो बच्चे की आयु मुझे 3-1 महीने की लगी। फिर मैंने उसको, लड़की को पूछा, मैंने कहा भाई कैसे हुआ आपके साथ बलात्कार? कहती जी चाकू के नोक पे। मैंने कहा वो चाकू आप पहले लाइए, पेश कीजिए, जिसकी नोक से आप दबाव डाला गया है, फिर मैं देखता हूं कि आगे क्या करना है। और मैंने कहा आप झूठ बोल रही है, आप ये बच्चा कहां से आया? कि जी ये उसी बलात्कार का नतीजा है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे डांट दिया, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन डांटा। तो उसके जो पिता थे वो फिर पांव में आ गए, कहने लगे जी मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये ठीक है कि ये बलात्कार नहीं था, लेकिन आप कुछ मदद कीजिए। मैंने कहा भाई वो बात अलग है, आप मदद चाहते हैं वो चीज अलग है। तो उसके बाद फिर हमने इसमें तहकीकात की तो हमने पाया कि लड़की की रजामंदी से वो किसी के साथ उसने संबंध बनाए थे। अच्छा, वो शख्स शादीशुदा था, उसके बड़े बच्चे थे जिनकी आगे शादियां हो चुकी थी। तो फिर उसका वो निकाला गया, डीएनए कराया गया, डीएनए में वही शख्स जो है उसका पिता निकल आया। तो फिर हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को ये लेटर भेजा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से इंटरवेंशन हुई और 1500 रुपए महीना और 2 खेत उस लड़की को दे दिए गए। एक घर इसने दे दिया, अच्छा खासा जमींदार है, एक घर इसको दे दिया जहां ये अब भी रह रही है। तो ये है जहां मेरे को क्रोध आया था। राकेश जी कहते हैं कि कामयाबी हमेशा हाथों में नहीं मिलती, उसे हासिल किया जाता है, उसके लिए पूरी मेहनत की जाती है। क्या अपनी पूरी जिंदगी में कभी राकेश तेजपाल जो आज शिखर पे बैठे हैं, कभी उन्होंने भूखे भी नींद काटी? क्या उन्होंने भूखे पेट भी कई किलोमीटर का लंबा सफर तय किया? इसमें शर्मा जी ऐसा है कि मेरे एक मित्र थे जिनका नाम सुरेंद्र कुमार था, वो अधिवक्ता थे, उनकी अब मृत्यु हुई। तो हमें कहीं पेशी पर पहुंचना था,
पैसे थे नहीं, तो क्या फैसला किया गया कि शाला घाट से पहली स्टेज में हम ब्रह्मपुखर तक पैदल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस एक ही थी कि या तो आप पैदल चल के किराए के पैसे बचा लो और खाना खा लो, या फिर बस पकड़ लो और भूखे सो जाओ। तो हम चलते हुए वहां से, शाला घाट से चलते हुए नमहोल पहुंचे। वहां जाके हमने 2 हाफ प्लेट चावल के लिए, वो मुझे आज भी दुकान याद है, वहां मैं रुकता हूं कई बार। उसके बाद फिर हम पैदल चलते चलते ब्रह्मपुखर पहुंचे। ब्रह्मपुखर में शायद आपको ज्ञात हो, वहां एक पेड़ है जिसके आसपास पत्थर रखे हैं, उन पर बोरियां पड़ी थी, उन पत्थरों पर। हम उन बोरियों पर सोए हैं, और जो जिसकी वो बोरियां थी उसने हमसे 2 रुपए बोरी के हिसाब से किराया भी लिया बोरी का। सुबह उठ के फिर हम दोबारा चल पड़े, घाघस पहुंचे, तो वहां एक मेरे मित्र मिल गए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। उन्होंने फिर हमें लिफ्ट दी और टिकाने तक पहुंचाया। ये था। तेजपाल जी, एक और अहम सवाल जी। आपके घर में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन आपके अंदर अचानक एक ऐसा इंसान दाखिल हो गया जो कहता था कि क्यों ना खुद के बलबूते पढ़ाई की जाए, खुद के लिए पैसा खुद जुटाया जाए, भले ही काम कोई भी क्यों ना हो, बस काम में लगन होनी चाहिए। इस बात में थोड़ी सी मैं नजरें डालना चाहूंगा। आखिर तेजपाल जी ने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे वक्त और किन किन रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ा? देखिए शर्मा जी, ऐसा था कि मैं जब पढ़ रहा था, लॉ में ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद से, फादर की डेथ हो गई। अच्छा, पैसे तो थे, ये नहीं कि पैसे नहीं थे, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं था कि मैं अपनी मां को खाऊं। तो मैंने वहां भी काम किया, पढ़ता भी था, शाम को वही कैंटीन में ही, कॉलेज की कैंटीन में ही मैं काम करता था। फिर मैं शिमला आ जाता था, तो शिमला में एक नॉर्थ इंडियन कॉफी हाउस होता था जहां ये अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो यहाँ पे मैं बतौर वेटर भी रहा हूँ। 90 रुपए महीने के मिलते थे, साथ में टिप्स मिल जाती थी। तो साथ में मैं पढ़ता था, साथ में ये करता था, क्योंकि पढ़ाई अहम थी मेरे लिए, पैसा इतना अहम नहीं था, कोई ऐब नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, यूं नहीं करना है। यूं तो किया जा सकता है, यूं नहीं किया जा सकता। जिन्होंने गुनाह किया उन्हें सजा मिली, जिन्होंने इंसानियत से खिलवाड़ किया उन्हें भी राकेश तेजपाल जी ने सजा दिलवाई। लेकिन तेजपाल जी, याद कीजिए वो दिन जब आपको सजा मिली तो आपने अपनों से ही नजरें चुराई। जब आप देखिए, ऐसा था, मैं स्कूल में था, मैं सेंट एडवर्ड्स का पढ़ा हुआ हूँ। तो आयरिश ब्रदर्स होते थे, एक अंग्रेज था जिसका नाम था ब्रदर जॉर्ज, जो हमें ज्योग्राफी पढ़ाया करता था। ज्योग्राफी मुझे आज तक नहीं आई है, मैं डायरेक्शंस भी ठीक से नहीं बता सकता, कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है, नहीं आती है। तो उन्होंने कोई काम हमें दिया था, स्कूल में था, मैं होमवर्क दिया था और मैं उसको नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और नील डाउन करा दिया क्लास के बाहर। मेरे घर में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी की इज्जत करता हूँ अपने पिताजी के बाद, तो वो मेरे सबसे बड़ी बहन है। और ऐसा था कि मैं अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ, तो कभी सजा मिलेगी नहीं। और मैं बाहर निकला, नील डाउन हुआ और उतनी देर में दीदी आ गए और मैं इतना शर्मिंदा हुआ। हालांकि ब्रदर जॉर्ज ने उसी समय मुझे अंदर बुला लिया, लेकिन मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि मुझे घर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने घर जाने से इनकार कर दिया। फिर घर से कोई आया और मुझे मना के
ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। राकेश, जैसा आपने कहा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, कभी ऐसा वक्त भी नहीं आया कि आपको झूठ बोलना पड़े दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए? जी। अगला सवाल, राकेश तेजपाल एक चेहरा, लेकिन कई बार कई मामलों की जांच करने के लिए आपने अपना हुलिया तक बदला, आपने अपना नाम तक बदला, ये भी जानना चाहूंगा। ऐसा था कि एक शल्य चिकित्सक थे यहाँ रिपन हॉस्पिटल के, तो किसी शख्स की टांग टूट गई, तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप प्राइवेट क्लिनिक में आइए। तो खैर वो तो प्राइवेट क्लिनिक में नहीं गया, ये शख्स ट्रांसफर होके आईजीएमसी चला गया। तो तब हम 3-4 लोग कुर्ता पजामा गंदा सा पहन के और करके कैमरे लेके और ये रिकॉर्ड करने के लिए मटेरियल लेके आईजीएमसी में गए थे कि जी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, चिकित्सक का, कि और हमने रिकॉर्ड किया। उनका कहना यह था कि एक क्लिनिक है, वहां मैं आपको देख सकता हूं, वरना मैं आपको नहीं देख सकता, या फिर आप ये महंगा सा सामान ले आइए, केमिस्ट से ले आइए, ये आपको, यानी ऑब्वियसली उनकी कमीशन होगी। तो फिर वो लेके हम कंसर्न्ड मंत्री के पास गए, तो मंत्री जी ने फिर उनको ये एडवाइस किया कि आप, बेहतर ये होगा कि खुद ही इस्तीफा दे दीजिए, इससे पहले कि मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। ये एक मौका था जब हम कुछ और ही बन के अस्पताल गए थे। तेजपाल जी, जिस लड़ाई को आप बिना हथियार के लड़ रहे हैं, उसमें खतरा भी है, दबाव भी है, और कई बार अपने पिछड़ भी जाते हैं। क्या राकेश तेजपाल पर कभी ऐसा दबाव आया कि उन्हें अपनों से भी भिड़ना पड़ा? जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, एक मंत्री थे यहाँ पे जिनके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रेस भी उन्हीं के चार्ज में थी। तो उन मंत्री महोदय ने करीब 50,000 कार्ड न्यू ईयर के छपवा लिए और 15 लैंग्वेजेस में वो छप गए। पैसे दिए नहीं, उसकी जगह वर्कबुक में एंट्री करा दी। साथ ही उन्होंने जो वहां की यूनियन थी उनके लीडर्स को लताड़ा होगा, तो वो वर्कबुक लेके मेरे पास आ गए कि देखिए जी, ये मंत्री जी ने क्या किया हुआ है और ये हमें लताड़ रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन शर्मा होते थे, इसके ये एक अखबार होता था दिव्य हिमाचल, उसके ब्यूरो प्रमुख होते थे। तो वो मेरे मित्र थे, मैंने उन्हें दिखाया, तो हमने रोज एक पन्ना उसका फ्रंट पेज पे छापना शुरू कर दिया। अब उन मंत्री जी की तीसरी बीवी मेरी मदर की मित्र थी। मदर दिल्ली गए हुए थे, वो भी दिल्ली रहती थी, वो मदर के पास पहुंच गए कि जी राकेश को कहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं। मदर ने मुझे फोन किया, मैंने कहा जी उससे कहिए कि वो मुझसे बात करे। उनका फोन आ गया मंत्री जी का, तो मैंने उन्हें यही कहा, कहते भाई ले दे के खत्म कर लो। मैंने ऐसा है मंत्री जी, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए नहीं, और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है नहीं, तो आप दे क्या सकते हैं। साथ ही मैंने मदर को फोन कर दिया कि माँ ये खत्म नहीं होगा, आप इसमें हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए। ये एक ऐसा मुझे इंसिडेंट याद आता है। आखिरी सवाल, समय की कमी है यहाँ पर। तेजपाल जी, जिस संस्थान के साथ आप जुड़े हैं, उसका उद्देश्य क्या है और किस तरह लोगों को एक ऐसे विचारधारा में लाना है, या लोगों को एक ऐसे ट्रैक में चलाना है जहां लोगों की जो उम्मीदें हैं वो जुडिशरी पर इतनी मजबूत हो कि उन्हें हर तरफ ये नजर आए कि उन्हें उनका हक
मिल रहा है, ये भी जानना चाहूंगा। देखिए जी, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी प्रोटेक्शन हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे होती है। तो आजकल जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं बहुत काबिल हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी ये करते रहेंगे। जहाँ तक रहा हमारे उद्देश्यों का प्रश्न, तो इसमें जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं या जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जिनेवा में जो निहित है चार्टर में अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ही हम लड़ रहे हैं। यदि वो उनकी रक्षा हो जाती है तो सिटीजन अपने आप रक्षित हो गया, अपने आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये इसका उत्तर है। एक बड़ा अहम सवाल उठ रहा है, हजारों लोगों के लिए लड़ना, उनके लिए दौड़ भाग करना आसान नहीं है। शिमला से दिल्ली तक का सफर तय करना, शिमला से कई सरहदें पार करना, विदेशों में जाना, पैसों का अभाव कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन आपकी धर्म पत्नी, आपकी अर्धांगिनी, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। आपके बेटे वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। आखिर किस तरीके से मैनेज किया जाता है कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी जो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है उसका कुछ हिस्सा मिल पाए, ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, इसमें ऐसा होता है, आप शायद पाठ करते होंगे, उसमें दशांश का जिक्र आता है, यानी 1/10वां हिस्सा अपनी आमदनी का आप दान करेंगे। ठीक है, जो मेरी पारिवारिक आय है उसमें से दशांश तो निकलेगा ही निकलेगा। उसके अलावा हमारा एक असूल है, इस संस्था का एक असूल है कि हम बाहर के लोगों से पैसे नहीं लेंगे। हर मेंबर अपना खर्चा खुद बेयर करेगा, जहां तक हो सके खुद बेयर करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सो मैं सह रहा हूं। ये ठीक है कि हम तंग रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, लेकिन हो जाता है। ये सच की कसम में आज एक सोशल एक्टिविस्ट ने हिस्सा लिया। उन्होंने आपके सामने जो कहा सच कहा। ये कहानी उस शख्स की है जो 60 साल की उम्र का पड़ावा पार करने वाले हैं। कई तरह की सर्जरी से गुजरने के बाद भी आज ना जोश कम हुआ है, ना जज्बा कम हुआ है। बस कहते हैं लोगों को इंसाफ मिलता रहे, बस इसी से सुकून मिलता है। लेकिन जल्द ही मोर्चा उनकी धर्मपत्नी, जिनकी रुचि उनसे ज्यादा इन मामलों में है, इन मामलों में पैरवी करने की है, वो भी तैयार है पूरी तरीके से दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर आप देरी क्यों करें? अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ हो रहा है जहां आपको लगता है कि आपको अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ना है, तो आपको भी आगे आना होगा। सच की कसम में हिस्सा लेने के लिए राकेश जी तहे दिल से धन्यवाद। शायद धन्यवाद शब्द छोटा है आपके लिए। सच की कसम में अगली सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ। वादा आपसे करने जा रहा हूं, ना सवालों के तीर रुकेंगे और ना ही हमारी तीखी जुबान खामोश रहेगी। नतीजा सामने होगा, आपके नजरों के सामने। जो भी आएगा वो सच होगा, सच होगा, सिर्फ और सिर्फ सच होगा। बस अगले सप्ताह तक आप नजर बनाए रखें हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर, मतलब साफ सिटी चैनल पर। तब तक के लिए